वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है त्रिष्ता चक्रवर्ती। आई एम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स बहुत सामने आ चुके हैं एंड मेनी ऑफ देम वर इन्फॉर्मिंग मी कि जो तुम्हारा फिजिक्स का प्री बोर्ड है उसमें तुम्हारे मार्क्स काफ़ी अच्छे नहीं आ रहे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक दैट अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है, तुम्हारे पास 2 महीने बचे हुए हैं अभी, तो इन 2 महीने में हम कैसे फिजिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। ओके, तो चलो देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। देखो, एक होता है कि स्मार्ट वर्क करना है तुम्हें, पर स्मार्ट वर्क भी कैसे करना है, बिकॉज यू कैन नॉट टेक इट सो इजीली। तो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि पहले फिजिक्स का पैटर्न समझो कि फिजिक्स कैसे होता है। फिजिक्स में 3 पार्ट रहते हैं, जैसे कि थ्योरी रहता है, एक पार्ट रहता है न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और एक पार्ट रहता है डेरिवेशन। अब हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि ये जो डेरिवेशन होता है ये 15 मार्क्स का होता है, और बाकी तुम्हारा जितना भी जितना भी तुम पेपर दे रहे हो, ठीक है, उसमें ज़्यादातर पार्ट तुम्हारा क्या होता है, ये 90% न्यूमेरिकल्स को जाता है एंड सिर्फ 5% तुम थ्योरी पे ट्रस्ट कर सकते हो। पर थ्योरी की कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ऐसा हो ही सकता है कि थ्योरी से कुछ पूछा ही नहीं, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन बेस्ड कर दिया। इसीलिए कोई भी थ्योरी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। यू हैव टू बी ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशंस। दीज आर द प्लेसेस विच विल सेव यू। अगर तुम सिर्फ डेरिवेशन करके जाते हो, यू आर गोइंग टू फेल। इफ यू आर जस्ट डूइंग द थ्योरी, यू आर गोइंग टू फेल। बट इफ यू आर डूइंग द न्यूमेरिकल्स, ओनली न्यूमेरिकल्स, यू विल नेवर फेल। समझ रहे हो मेरी बात? तो सबसे अच्छा होता है कि हम डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स को बैलेंस कर करके कर ले, ठीक है। अभी तो तुम्हारा जो अपकमिंग सिलेबस आया है तुम्हारा, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हारे लिए मार्क करके रखे हैं, विच इज़ मस्ट डू टॉपिक्स, जो कि तुम्हें करने ही पड़ेंगे। जैसे कि तुम्हारा पहला यूनिट जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को तुम छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे डाइपोल वगैरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट आते हैं। तुम्हें एक इंस्ट्रक्शन में दे के रख रही हूँ कि तुम्हें कैसे प्रिपरेशन करना है। कम टाइम है राइट तुम्हारे पास, तो तुम क्या करना, तुम पहले 1 शॉट लेक्चर्स देख लेना, क्योंकि तुम्हारे पास अभी टाइम ज़्यादा नहीं है। तो तुम एक सिटिंग में बैठ के 1 शॉट लेक्चर्स देखो, क्योंकि टाइम कम है तुम्हारे पास। ये पहला काम है। सेकंड काम क्या है, PYQs। एंड PYQs भी कितने, लास्ट 5 ईयर्स के PYQs करना है तुम्हें। कितने, लास्ट ओनली 5 ईयर्स के PYQs। ये जो तुम्हारे लास्ट 5 साल के PYQ है, यहाँ पे तुम्हें जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन दिखेंगे, जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन दिखेंगे, उन्हें क्या करना है, रिपीट प्रैक्टिस। क्या करना है, रिपीट प्रैक्टिस। ट्रस्ट मी, मैंने यही किया था। मेरा पहले प्री बोर्ड में जस्ट 23 आया था एंड सेकेंड प्री बोर्ड में इट ऑलमोस्ट हैज़ कोप अप टू 48 और 49, क्योंकि हाँ प्री बोर्ड का पेपर हम लोग का टफ बनता था। तो पहले प्री बोर्ड में काफ़ी खतरनाक गंदा परफॉर्मेंस था, पर सेकेंड प्री बोर्ड में इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 50। आई वाज टचिंग 50 ऑन दैट हार्ड क्वेश्चन पेपर ऑल्सो। तो मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं बस 1 शॉट लेक्चर देख रही थी, मैं PYQ कर रही थी 5 साल का। जितने भी सारे रेलिवेंट क्वेश्चन थे, रिपीट एंड प्रैक्टिस, रिपीट एंड प्रैक्टिस, ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि 2 महीने के अंदर तुम फिजिक्स का सिलेबस रेडी करना चाहो। वाई आई एम नॉट कंसिडरिंग फेब्रवरी, क्योंकि फेब्रवरी में तुम्हारे एग्जाम्स घुसने वाले हैं, तब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम फिजिक्स अलग से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो जो भी करना है जनवरी में ही करना है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। बी वेरी सीरियस, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, जनवरी तक बचा हुआ है। दिस इज द ओनली वे यू कैन स्कोर योर मार्क्स वेल। दिस इज द ओनली वे यू कैन पास कंफर्टेबली। तुम कंफर्टेबली पास कर सकते हो, तुम कंफर्टेबली अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आई एम होपिंग कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने एक बार भी फिजिक्स बुक को हाथ नहीं लगाया है। फॉर द होल ईयर यू हैव रेड सम ऑफ द यूनिट्स वेरी पेशेंटली एंड सम ऑफ द यूनिट यू हैव नेग्लेक्टेड वेरी पेशेंटली। ठीक है, तो जो नेग्लेक्ट किया है वो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में नहीं आ रहा है देन इट्स ओके, पर अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट नो टॉपिक्स में आ रहा है, तो सांप दाढ़ धंड बेद जो भी हो, तुम्हें वो टॉपिक्स अभी करना है, बिकॉज यू हैव द टाइम नाउ। फेब्रवरी आते आते तुम्हारा ख़त्म, तुम्हारे पास तभी 2 दिन का भी वक्त नहीं मिलेगा फिजिक्स को फिर से देखने के लिए, ठीक है। तो ये हमें करना है। अब समझ लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक मस्ट नो टॉपिक्स है, कि ये इनको तो करके जाना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम्हें पक्का करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से, पोटेंशियल कैपेसिटेंस से तुम्हारा डेरिवेशन कंपलसरी आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ग्लिच हो गया,
हाँ, फॉर न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी अच्छे से करना है। अगर तुम इन दोनों यूनिट्स को अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हें यहाँ से ऑलमोस्ट 16 मार्क्स पक्के पक्के मिल जाएंगे। कितना? 16 मार्क्स तुम्हें यहाँ से पक्के पक्के मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ऑप्टिक्स करना है। ऑप्टिक्स मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ऑप्टिक्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर देखा था। I saw a large variation of question last year from optics, and if you don't know, let me give you a disclaimer कि last year का question paper काफ़ी ज़्यादा complex था। तो अभी तक अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं किसी भी तरीके से पास कर जाऊंगा क्योंकि इतना हार्ड तो सीबीएसई बनाता नहीं है, प्लीज़ बी सीरियस नाउ। सीबीएसई इज़ नॉट लाइक बिफोर। सीबीएसई अभी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाता है। सीबीएसई इतना इजी क्वेश्चन नहीं देता। इवन सीबीएसई आजकल के डेट में जेई एडवांस के क्वेश्चन को भी बीट कर रहा है। सो यू कैन नॉट जोक विथ सीबीएसई राइट नाउ। ओके, सो ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स प्लीज़ करना, मेरी तरह गलती मत करना, क्योंकि मैंने वेव ऑप्टिक्स कम प्रैक्टिस किया था एंड वहाँ पे क्वेश्चन पे जाके मैंने देखा कि वहाँ पे वेव ऑप्टिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे, बिकॉज आई गॉट द सेट सी विच वॉज द मोस्ट हार्डेस्ट सेट ऑफ दैट होल एग्ज़ाम। तो वहाँ पे क्योंकि मुझे फार्मूलाज बहुत अच्छे से पता थे तो इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल कर दिया। पर अगर तुम्हें फार्मूला भी नहीं पता होगा तो तुम पास नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंड द फैक्ट, दीज आर द ट्रू थिंग्स। मैं तुम्हें किसी भी तरीके का दिलासा अभी लास्ट मोमेंट में नहीं दे सकती। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? डुअल नेचर करना है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई करना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करना है। मैं सच सच बता रही हूँ, यहाँ से अगर तुम 19 मार्क्स लेके आ सकते हो, अगर तुमने मॉडर्न फिजिक्स से 19 मार्क्स स्कोर कर लिया, देन बूम यू विल बी हैविंग अ वेरी बिग अमाउंट। अगर तुमने 19 मार्क्स अच्छे से स्कोर किया इन सब मतलब इन चैप्टर से, और अगर तुमने यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ऑप्टिक्स किसी एक पार्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा मार्क्स बनने वाले हैं फिजिक्स में। हमेशा टारगेट रखना हर एक यूनिट अच्छे से प्रैक्टिस हो, पर मैं इस यूनिट को ज़्यादा जोर कभी भी किसी भी स्टूडेंट पे नहीं देती हूँ। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ज़्यादा जोर दो, क्योंकि पता नहीं क्यों इस यूनिट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं एंड बहुत वेरिएशन में नहीं आते। पर जब भी तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस करोगे, बहुत अच्छा खासा वेरिएशन दिखेगा, रेलेवेंट क्वेश्चन आते हैं, इवन तुम प्रेडिक्ट भी कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। पर इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तुम्हें PYQs करना पड़ेगा। नाउ फॉर PYQs आई हैव अ रेफरेंस कि या तो तुम एग्जाम आइडिया भी ले सकते हो या तो तुम ऑसवाल भी ले सकते हो। आई विल ऑलवेज रिकमेंड एग्जाम आइडिया, क्योंकि उसमें क्वेश्चन दिया रहता है, उसके साथ साथ सोल्यूशन दिया रहता है एंड ये भी लिखा रहता है कि कितने साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो उसके हिसाब से तुम्हें एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इतने सालों से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो इस साल भी हो सकता है। मैंने पूरा एग्जाम आइडिया किया था एंड आई ऑलमोस्ट लास्ट 3 महीने में मैंने सिर्फ एग्जाम आइडिया किया था। मैंने फिजिक्स बुक तक एक बार भी नहीं खोला, मैंने NCERT भी नहीं खोला, मैंने बस एग्जाम आइडिया किया था। एंड येस, इफ़ पॉसिबल तुम्हारे लिए तो NCERT एग्जाम्पलर करो। मैं ये बात सिर्फ उन लोगों को बोल रही हूँ, NCERT एग्जाम्पलर इज़ फॉर दोज जिनका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो गया है, जिनके प्री बोर्ड में अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छा खासा प्रिपरेशन हो गया है, दे आर ऑलमोस्ट रेडी फॉर द एग्ज़ाम, बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो रेडी है। उनको मैं कह रही हूँ अभी एग्जाम्पलर करो अच्छे से और NCERT करो अच्छे से, ठीक है। और जो लोग अभी रेडी नहीं है, जिन लोगों का मार्क्स कम आ रहा है, 23, 24, 26, 27 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, उन लोगों को आई विल सजेस्ट कि तुम प्लीज़ अच्छे से इस मोमेंट पे एग्जाम आइडिया करो। एग्जाम आइडिया में से लास्ट 5 ईयर के रेलेवेंट क्वेश्चंस उठाओ और अंदर रिपीट प्रैक्टिस करो, ठीक है। दूसरा एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम था डेरिवेशंस को लेके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल्स वर वेरी वेरी मतलब डिसअपॉइंटेड कि उन्हें डेरिवेशंस नहीं आ रही है। तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें डेरिवेशन समझ में आएगा उसके बाद तुम डेरिवेशन करोगे? ऐसा नहीं होता है। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, डेरिवेशंस इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तुम्हें रटने ही पड़ेंगे, वरना तुम्हें एक भी डेरिवेशन याद नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या करना होता है? राइट इट कंटिन्यूसली। डेरिवेशंस को बार बार देखो, लिखो, देखो, लिखो, देखो, लिखो, ऐसा करते करते तुम्हें डेरिवेशंस रट जाएंगे। यू विल नेवर फील कि मेरे को डेरिवेशन आता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा डेरिवेशन रटा हुआ रहेगा। हम लोग तो लेंस मेकर फॉर्मूला का इतनी बार कर चुके थे कि आफ्टर फिजिक्स एग्जाम, आफ्टर 1 month ऑल्सो आई वॉज सॉल्विंग द डेरिवेशंस,
कि हम लोग का इतना अच्छा रट चुका था। तो रटना काइंड ऑफ होता है डेरिवेशन। ऐसा नहीं है कि तुम डेरिवेशंस को हमेशा समझ लोगे तो डेरिवेशन सॉल्व कर पाओगे। नो, you have to learn derivation. So for learning derivation you have to practice derivation and practice with a proper diagram. derivation कर दिया, डायग्राम नहीं करा, द टीचर विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। एंड अगर डेरिवेशन पे 5 मार्क्स है तो वो तुम्हें वहाँ पे 3 दे देगा क्योंकि तुमने डायग्राम नहीं किया। तो प्लीज़ ट्राई टू प्रॉपरली डू अ डायग्राम, स्पेशली जब तुम किसी भी रे ऑप्टिक्स का डेरिवेशन कर रहे हो तब नेवर एवर फॉरगेट टू अटैच अ डायग्राम विद इट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी अगर कर रहे हो तो नेवर फॉरगेट टू अटैच अ डायग्राम विद इट। ठीक है, इनडायरेक्टली तो डेरिवेशंस का बहुत सारा काम है, पर डायरेक्ट अगर पूछो तो 15 मार्क्स का डेरिवेशन को उठा के आता है। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर टच कर लोगे तो वो सबसे अच्छा काम होता है। अब तुम अगर बोलो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ पे मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के में इसके ऊपर एक PDF बना के रखा है कि मैं सब कुछ तो यहाँ पे मतलब अभी आके पूरा डिस्कस तो नहीं कर सकती कि कितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें मैंने एक PDF में कंपाइल कर दिया है। जाओ उस PDF को देखो, उस PDF को सेव रखो अपने पास और उसी हिसाब से एग्जाम आइडिया से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है। तो दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला शीट बनाओ और PYQs करो। ये तो मैंने पहले बोल दिया है। फॉर्मूला शीट, अगर तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला शीट नहीं है तो मैं तुम्हें रेफ़र करती हूँ कि तुम ज़की सौदागर, अरे यार ज़की सौदागर बोल के यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाओ। ये एक YT चैनल है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें काफ़ी अच्छे अच्छे फॉर्मूला शीट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और उसी के साथ क्योंकि मैंने ये टॉपिक बोल ही दिया तो लेट्स टॉक अबाउट द टीचर्स कि तुम कौन कौन से टीचर्स को अभी लास्ट मोमेंट के लिए फॉलो कर सकते हो। एक तो है तुम ज़ाकी सर को मतलब फॉलो कर सकते हो। दूसरा है अभिषेक साहू सर, इनको भी फॉलो कर सकते हो फॉर योर फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद तुम सचिन सर को फॉलो कर सकते हो। आई रियली फॉलोड दीज पीपल, सचिन सर फिजिक्स। ये सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, तुम इन्हें आराम से फॉलो कर सकते हो। इन चैनल से मैंने किया था एंड ट्रस्ट में मेरा एग्ज़ाम ऑलमोस्ट अच्छा गया था। लाइक आई टच्ड 80, ऑलमोस्ट आई टच 80 इन माई फिजिक्स एग्ज़ाम ऑन टोटल। तो वॉट एवर आई डिड फॉर देम, क्योंकि इतना हार्ड पेपर होने के बावजूद भी प्रॉपर मार्क्स लेके आना बिकॉज ऑफ दीज टीचर ओनली। तो टीचर की बात तो पहले मैंने सोची थी कि नहीं बताऊंगी, पर अभी मेरे को लग रहा है कि टीचर भी बता ही देते हैं कि ये टीचर्स हैं जो तुम्हें लास्ट महीने में अभी बचा सकते हैं। इनके यूट्यूब चैनल्स तुम्हें श्योरली बचा सकते हैं। ज़की सौदागर के यूट्यूब चैनल पे तुम्हें फॉर्मूला शीट्स मिलेंगे, तुम्हें यहाँ पे डेरिवेशन का PDF भी मिल जाएगा। इवन वो लास्ट के कुछ दिनों में तगड़ी क्लासेस भी करवाते हैं जहाँ पे वो PYQs डिस्कस करते हैं, लास्ट ईयर के रेलेवेंट PYQs भी डिस्कस करते हैं। तो इनके चैनल से यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ हेल्प। ठीक है, तो ज़ाकी सर, अभिषेक साहू सर एंड सचिन सर, तुम इन्हें फॉलो कर सकते हो अगर तुम्हें बोर्ड्स की अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूरत है फिजिक्स में। ठीक है, ओके इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डेरिवेशन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से डेरिवेशन तुम्हारे लिए काइंडली वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके तो पहला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के जितने भी सारे हैं तुम्हें यहाँ पे, जितने भी सारे तुम्हें दिख रहे हैं, लेट मी मार्क इट फॉर यू। गॉस लॉ नहीं भूलना है क्योंकि गॉस लॉ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर जितने भी सारे हैं सारे के सारे करो। मतलब कि तुम्हें स्क्रीन में जितने भी सारे डेरिवेशंस दिख रहे हैं अपना दिमाग बंद करो और इन डेरिवेशंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। किसी को नहीं पता कौन सा डेरिवेशन उठा के दे देगा, पर ये डेरिवेशन मस्ट आते ही है। अगर तुम मेरी बात को विश्वास नहीं हो रहा है, तुम एग्जाम आइडिया खोलो, तुम्हें हर एक डेरिवेशन रिपीट होता दिखेगा 5 से 6 बार। 5 से 6 बार एक एक डेरिवेशन रिपीट हुआ है। तो इन्हें फोकस दो प्लीज़, स्पेशली गॉस लॉ पे फोकस देना। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर मैं इलेक्ट्रिक मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो व्हीटस्टोन ब्रिज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें डेरिवेशन नहीं आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज से कभी डेरिवेशन नहीं आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड डेंसिटी के ऊपर सिर्फ डेरिवेशंस आता है, यहाँ से तो मेनली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं।
ठीक है। उसके बाद अगर मैं मैग्नेटिज्म की बात करूँ, यहाँ पे टॉर्क ऑफ द करंट लूप, ये भी प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को। मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द लूप, फिर इन्फिनिटी लॉन्ग पैरेलल से कैरिंग कंडक्टर तक, ये वाला डेरिवेशन भी तुम लोगों को करना है। ठीक है। अगर मैं चैप्टर 6 की बात करूँ तो सेल्फ इंडक्शन फॉर द लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। सोलेनॉइड से, अरे यार ये क्या हो गया, बहुत ग्लिच खाता है ये कभी कभी। सोलेनॉइड से काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड से काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो सोलेनॉइड का न्यूमेरिकल नहीं मिक्स करना है। ठीक है। एंड हमेशा जब भी सोलेनॉइड का न्यूमेरिकल कर रहे हो, प्लीज़ सोलेनॉइड ड्रॉ कर लेना। ठीक है, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन कम होता है। मीन एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी, आरएमएस और द वर्चुअल वैल्यू, ये प्लीज़ करना। पावर ऑफ एन एसी सर्किट, ये भी करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चैप्टर 9 जो कि ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स भाई ध्यान से सुनो मेरी बात, ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स के लिए अगर बात करें तो मिरर फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर मैग्निफिकेशन इज इंपॉर्टेंट बट नॉट इन द केस ऑफ डेरिवेशन, रिफ्रैक्शन एट द कॉन्वेक्स स्फेरिकल फेस, ये इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म हाईली इंपॉर्टेंट। अगर उसके बाद बात करें सिंपल माइक्रोस्कोप, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमारा आ गया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, दीज केम इन आवर एग्जाम्स। लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, हाँ, ये हम लोग का आ गया था। उसके बाद जब इमेज फॉर्म होता है डी में, तब क्या होता है ये भी आता है। तो फिलहाल के लिए चैप्टर 9 में जितने भी सारे डेरिवेशंस मैंने दिए हैं, सारे के सारे करो, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें लगेगा दी यार क्या कर रही हो, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी तुम लोग को अगर अच्छा मार्क्स चाहिए तो अपना दिमाग बंद करो, सिर्फ डेरिवेशंस प्रैक्टिस करते रहो। न्यूमेरिकल्स का जो जो पार्ट बोल रही हूँ कि न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, वहाँ से न्यूमेरिकल्स आता ही आता है। इवन जितने भी सारे डेरिवेशंस दिख रहे हैं, इसी के फॉर्मूला से न्यूमेरिकल बनेंगे। तो अगर तुम्हें डेरिवेशन में फॉर्मूला ही रट जाए तो तुम क्यों नहीं कर सकते न्यूमेरिकल, है ना। तो वही बात हो गई। उसके बाद चैप्टर 10 में जाए तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द वेव थ्योरी, ये आता है। YDSC इंटरफेरेंस, जो कि मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई थी शायद किसी एक कारण से। YDSC इंटरफेरेंस से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एंड डेरिवेशंस भी आता है, तो ये वाला पार्ट प्लीज़ कर लेना। ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, इसको ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं दे रही हूँ। उसके बाद चैप्टर 12 में जाऊँ तो डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, ये आ सकता है। बोर्स थ्योरी पक्का आएगा, न्यूक्लियर डेंसिटी आएगा। अब बोर्स थ्योरी मैंने क्यों कहा, ये आता है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आता है और डेरिवेशंस भी आता है, बहुत मतलब दोनों ही आते हैं, तो इसीलिए ये भी मैंने अच्छे से बोल दिया तुम लोग को। अगर तुम्हें चैप्टर की वेटेज जाननी है फॉर नीट एग्जामिनेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट नीट एग्जामिनेशन, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में तुम लोगों ने अटैच करने बोला था, इसीलिए अटैच कर दिया। 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हें करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के, सेमीकंडक्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट, रे ऑप्टिक्स, रोटेशनल मोशन, लॉज ऑफ मोशन, कैपेसिटेंस के दिख जाएंगे। अगर तुम्हें 1 to 2 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं जानना है तो ग्रेविटेशन, ऑल्टरनेटिंग करंट, EM वेव्स, डुअल नेचर, वर्क पावर एनर्जी, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, यहाँ से 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये मैंने नीट के पर्पज से बताया, 1 मिनट का टॉपिक था बस। ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मुझे प्लीज़ करनी है तुम लोगों से, ये हैक्स याद रखना जब भी तुम पेपर अटेंड कर रहे हो। ठीक है, हैक्स का स्पेलिंग गलत, वाओ तबीयत खराब के साथ साथ दिमाग भी हैंग खा गया है मेरा। हाँ, अब चलो हैक्स के बारे में बात करता है। नेवर लीव एनीथिंग ऑन क्वेश्चन पेपर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि तुम जब क्वेश्चन पेपर को अटेंड कर रहे हो तब कुछ भी लीव मत करो जो कि तुम्हें लग रहा है कि मेरे को आता है, थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा नहीं पता है, तो हम नहीं लिखेंगे, ऐसा मत सोचो। अगर जितना भी आता है उतना भी लिख के आओगे तो उसी के बेसिस में मार्क्स मिलेगा। सपोज ऐसा हो ही सकता है कि कोई न्यूमेरिकल शायद तुम्हें आता ही नहीं हो, मेरे साथ ही हुआ था, मेरे को न्यूमेरिकल आता ही नहीं था, हाफ आता था, मैंने हाफ ही किया, क्योंकि CBSE स्टेप मार्किंग पे मार्क्स देती है। आई एम बीइंग 100% श्योर, इस बार भी देगी। ठीक है। उसके बाद PYQs प्रैक्टिस, ये तो पता नहीं मैंने कितनी बार वीडियो में कहा, पर इसको प्लीज़ करो। PYQ प्रैक्टिस करोगे अच्छा मार्क्स आएगा, कोई तुमसे मार्क्स नहीं छीन सकता। आई एम बीइंग वेरी वेरी गारंटी के साथ बोल रही हूँ मैं। ठीक है। पेपर में डायाग्राम, जहाँ पे भी डायाग्राम है वहाँ पे डायाग्राम ड्रॉ करो, मार्क्स मिलता है। ये हैक्स कोई नहीं बताएगा। ठीक है, डायाग्राम्स ड्रॉ करो, मार्क्स मिलता है। एंड इन केस ऑफ डेरिवेशन, राइट द प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है।
ये करो, मार्क्स मिलेगा। ये हैक्स कोई नहीं बताएगा। पेपर में क्या करना है ये हैक कोई नहीं बताता है। पहली बात तो है कि पेपर को नीट एंड क्लीन रखना होता है। बार बार अगर पेपर के पहले अगर पहले पेपर पे अगर तुम कुछ काट दोगे, ठीक है, तो उनको लगेगा ना कि तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाले बच्चे हो, तुम्हें आता नहीं है सही से, ठीक है। तो पहले पेज में तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, तुम्हारी हैंडराइटिंग में, तुम्हारी नीटनेस में। हैंडराइटिंग को चलो छोड़ देते हैं कि सबकी हैंडराइटिंग एक जैसी नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है, पर तुम्हारा पेपर में कॉन्फिडेंस ऐसे दिखना चाहिए कि पहले पेपर पे तुम्हारी एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो जो तुम्हें सबसे अच्छा आता है वो पहले पेपर में करो, ताकि एग्जामिनर को ये फील ना हो कि बच्चा पहले ही कन्फ्यूज्ड है, ठीक है, ये नहीं फील होना चाहिए। अच्छी हैंडराइटिंग से, अच्छी रिप्रेजेंटेशन से लिखो। अगर गलत भी करोगे फिर भी वो मार्क्स कम काटेगा। दीज आर सम ऑफ द हैक्स विच यू नीड टू फॉलो व्हेन यू आर अटेंडिंग CBSE एग्जाम्स। एंड बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत लंबा वीडियो बनाया, 5 मिनट का वीडियो सोचा था मैंने, 20 मिनट का वीडियो मैं बना के बैठी हूँ। सो दिस वॉज अ वीडियो आई मेड फॉर यू। फिलहाल अभी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, लेट मी बी ओके। मैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि आई नो तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो वहाँ पे। फिजिक्स में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए ये अर्जेंट वीडियो बनाया, ठीक है। सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और PDF को प्लीज़ एक्सेस करना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, वरना तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कहाँ से पढ़ने हैं। तो स्मार्ट वर्क पे विश्वासी बनो और सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो। टिल देन, टाटा एंड बाय बाय।